अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी है, सुबह पेपर है आपका। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आप कैसे फुल मार्क्स ले सकते हो। तो अभी सब्सक्राइब कर लो पहले, ताकि नेक्स्ट आपके पास पेपर्स आते रहें। तो एमसीक्यूज़ तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका इजीली आ जाएगा, इसमें तो 15 आ जाएंगे। फिर अब यहाँ पे मुश्किल होती है कि हमने सब्जेक्टिव में 60 में से 60 कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना क्या होता है, 14 मार्क्स का आपका ये पेपर है, ये 9th 10th के लिए है। तो मिर्ज़ा साहब के मुतालबे का क्या मज़मून था? अब ये सवाल है और इसको आपने यहाँ से देखना है। तो आपने लिखना कैसे है? सबसे पहले तो ब्लू मार्कर यूज़ करनी है, ऊपर हेडिंग देनी है मिर्ज़ा साहब के मुताले का मज़मून, ठीक है? इतनी सी हेडिंग देके अब देखो सवाल क्या लिखा था, मुताले का क्या मज़मून था? तो आपने लिखना है मिर्ज़ा साहब के मुताले का मज़मून। तो जो क्या था उसकी जगह हम लिखेंगे राबता की लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला सवाल। अच्छा, ये इतना हेडिंग देने के बाद आपने उसका आंसर लिखना है नीचे। 1 से 2 लाइन में अगर आंसर आता है तो आपके 2 मार्क्स पूरे। ओके, ईज़ी हो जाए फिर। चल फिर है मिर्ज़ा साहब अपनी नई कुतब का मुताला क्यों करते थे? अब इसको आपने यूँ लिखना है कि मिर्ज़ा साहब अपनी नई कुतब का मुताला क्यों करते थे। ये तो एज़ इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे वजह लिखेंगे आप, ठीक है, वजह। फिर है ये हेडिंग में लिखेंगे आप, ओके। फिर सवालिया निशान की जगह राबता की लामत लगाएंगे। फिर है मिर्ज़ा साहब पेंशन का ज़्यादा हिस्सा कहाँ खर्च करते थे, ठीक है। पेंशन कहाँ खर्च करते थे, ये आ जाएगा वहाँ पे हेडिंग, ठीक है। फिर है मिर्ज़ा साहब किस बीमारी में मुब्तला थे। अब यहाँ पे आ जाएगा बीमारी का नाम, बीमारी का नाम किसकी, मिर्ज़ा साहब की है ना। तो बीमारी का नाम इतनी सी हेडिंग देने के बाद आपने नीचे आंसर लिख देना है। फिर है अगर मिर्ज़ा साहब मुतालिया ना करते तो क्या होता। अब इसको भी यहाँ पे हमने ऐसे लिख देना है, मिर्ज़ा साहब के मुतालिया करने से क्या हो जाता, ना मुतालिया करने से क्या हो जाता, ठीक है। तो इसको उसके बाद फिर ये हेडिंग बन गई। फिर है मिर्ज़ा साहब ने कैसी ज़िंदगी बसर की, मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी, ये ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर घर का आराम मैसर होने से क्या मुराद है, घर का आराम, बस ये आपके पास इतना सा टॉपिक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास तखलीस या फिर वो क्या नाम है उसका, मरकज़ी ख्याल। तो अगर तखलीस लिख रहे हो तो तखलीस की हेडिंग बस लफ्ज़ लिखना है। फिर अगर मरकज़ी ख्याल लिखे हो तो मरकज़ी ख्याल। इस तरह आपके हेडिंग्स की वजह से आपके 14 में से 14 मार्क्स आ जाएंगे इजीली, ठीक है। और अंदर आपने एक्यूरेट लिखना है, ये भी ध्यान रखें। अब जैसे यहाँ पे एक दो हम सवाल देख लेते हैं। वक्त मुताला करते थे, इनकी कुतुब खाने में हर किस्म की किताब होती है। तो उन्होंने पूछा था ना किस किस किस्म का मुताला करते थे, तो यहाँ पे हर किस्म का था। जैसे कि मुलाजमत दरवेश, ठीक है, मुलाजमत दरसो तदरीस, तो ये था। अगर ना करते तो इन अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता था, ठीक है। यहाँ तक उसका अगले का भी आंसर हो गया। तो इस तरह ये आपने करना है। तो पेंशन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो कुतुब में खर्च करते थे, ये भी इसका आंसर आ गया। माली और मिसाली ज़िंदगी थी उनकी, ठीक है, वो कैसी ज़िंदगी थी वो भी आ गया उसका आंसर। अब यहाँ पे अच्छा, इनको कोई ख़ास मर्ज़ नहीं था। उन्होंने पूछा ना किस मर्ज़ में मुब्तला थे, उनको कोई मर्ज़ था ही नहीं, कोई ख़ास मर्ज़ नहीं था। जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये देखो, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर इसी तरह नेक्स्ट है 10 मार्क्स का पेपर। तो इसको आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने ये पढ़नी है चीज़ें। जब ये चीज़ें पढ़ ली आपने, आपको इसकी समझ आ गई। अच्छा, अगर आप एवरेज बच्चे हो या एवरेज से लो हो, तो अगर आपको नहीं आया समझ, तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले पहले शेर में शायर किसके रंग और बू का ज़िक्र कर रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे रंग और बू का ज़िक्र, ठीक है। इतना सा इतनी सी लिख देनी, रंग और बू का ज़िक्र। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है तेरा रंग है चमन में बू तेरी। तो ये लाइन लिख लें। अगर आप एवरेज और यहाँ लो हैं, अगर आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हैं, तो आपने इसको अच्छे से करके लिखना है, ठीक है। आपको क्योंकि समझ भी आ जाएगी एवरेज से ऊपर वालों को। तो नेक्स्ट है दूसरे शेर में निज़ाम राह से क्या मुराद है। अब यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास सवाल आ जाए कि इस शेर में या किसी भी शेर में डैश से क्या मुराद है, मतलब कोई भी उधर लफ्ज़ आ जाए या मुहावरा आ जाए या कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो आपको नहीं पता या जो उसमें लिखा है वो पूछा जाए,
तो आपने उसकी हेडिंग बना लेनी है। जैसे यहाँ पे निज़ाम राह है तो निज़ाम राह की हेडिंग हो गई, फिर आपने उसको कैरी ऑन करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। अगर आप इसमें शेर भी लिखेंगे ना, जो शेर का मिसरा होता है, तो एक मिसरे में आपके पास दिया गया होगा, उसकी थोड़ी सी सेंस तो आ ही जाती है ना आपके पास, तो वो आप लिख दें तो 1 मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाएगा, 2 भी मिल सकते हैं। फिर आबे बका से क्या मतलब, इसी तरह यहाँ पे आबे बका आ गया। फिर बाज़ेचा और अतफ़ाल से क्या मुराद है, तो ये भी ऐसे ही बाज़ेचा अतफ़ाल लिख लिए ना, तो फिर उसके बाद आगे आपने स्टार्ट हो जाना है। फिर है आखिरी शेर में शायर किसका इशारा किस तारीखी वाक़या की तरफ करता है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा था, आतिश नमरूद हज़रत इब्राहिम वाला था ना, जब उसने आग में उसने किया था। ठीक है, ये तलमीह थी। इसी तरह रदीफ़ से क्या मुराद है, अच्छा इसमें आपने पता है क्या लिखना होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, जो भी आपके पास डेफिनेशन, अगर आपको शायरी मिसाल आती है तो आप लाजमी लिखें, 2 मार्क्स आपके वहाँ से क्लियर। इसी तरह मुहावरा रोज़मर्रा 2 मार्क्स का ना, तो 2 पॉइंट्स आपने कम से कम लिखने। इसी तरह सनत तजनीस है, वैसे तलमीह जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, सनत तलमीह सनत तज़ाद वो सारी आपने कर ली होंगी, जितनी भी आपके पास बुक्स में है एक्सरसाइज के एंड में दी गई है ना, वो लाजमी करनी है आपने। और तजनीस से क्या मुराद है, मिसाल दें, इसमें तजनीस की डेफिनेशन और मिसाल शेरी आ गई। अच्छा, मुहावरा और रोज़मर्रा में शेरी मिसाल नहीं आती, सिंपल पहले इसको डिफ़ाइन कर लें, उसके बाद एक एक मिसाल ले लें। फिर मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है 5। अब आपके 30 मार्क्स 6, 10 और 14, ये 30 मार्क्स या 32 जितने बनते हैं, हम मॉडल पेपर देख लेते हैं, ये 34 आपके पास मार्क्स बनते हैं पहले, वो आपके फुल हो जाएंगे। ठीक है, 16 मार्क्स का ये होता है ना, 8 आते हैं इनमें से, 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, तो ये 16 आपके पूरे, 10 ये वाले 10 आपके पूरे, और इसी तरह ये 8 जो हैं ये आपके यहाँ से पूरे हो गए। अब यहाँ पे देखो तरकीब नहवी लिखनी है, तरकीब नहवी लिखने का तरीका होता है, अगर तो आपके पास जुमला इस्मिया है तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी, मसनद और मसनद अलैह, और नेक्स्ट क्या है वो आप बताएं। इसी तरह जो जुमला फेलिया होता है उसकी 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसम, फेल, मफूल और जो उसका फेल होता है आखिर वाला, वो इस तरह इसको लिखना होता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो ये जुमला इसमिया है, तालिब इल्म मेहदी है, तो तालिब इल्म जो है वो मुब्तदा हो गया, मेहदी जो है वो खबर हो गई। ठीक है जो है ये फेल नाकस या फेल ताम की किस्म में से आ जाता है। ठीक है, फिर आपके पास इस तरह आपने पहले हेडिंग देनी है, उसके बाद लिखना है। अब ये लास्ट 26 मार्क्स है, यहाँ पे वो मैक्सिमम आपके पास 5, 6, 7 मार्क्स काट लेते हैं, मिनिमम इतने कटते हैं आपके पास, ऐसे ही है। मोस्टली बच्चों का यहाँ पे आके मार्क्स कटते हैं जो टॉपर होते हैं। शेख, अब यहाँ पे देखो आपने ये एक बार पढ़ लिया, तशरीह आपने पढ़ ली, तो आपके पास 2 पेजेस दिए हैं। ठीक है, अब ये छोटी सी लाइन है, शेख करीम नवाज साहब अपनी हवेली से निकल कर ट्रांसफार्मर के नीचे आ बैठे, ये तो सिंपल सी है ना, तो इसको एज इट इज़ लिख लिया। फिर यहाँ, अब यहाँ पे तो हवेली की तारीफ भी कर सकते हो कि शेख नवाज साहब, अगर आपको पता है कि कौन था तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दें, हवेली हवेली से निकलकर ट्रांसफार्मर के नीचे बैठ गए। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रांसफार्मर में बिजली होती है और यहाँ पे बहुत कुछ हो भी सकता है ट्रांसफार्मर फटने से। ठीक है, तो इस तरह इस एक लाइन को मैंने आपके पास 3 लाइनों में बता दिया, लेकिन अगर आपने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ये अगर आपने वो लॉन्ग करना है, यानी कि पैराग्राफ वो करना है जो आपको अच्छे से चैप्टर आता है। चैप्टर तो पढ़ा होगा ना आपने, जो अच्छे से एक चैप्टर आता है वो आपने लाजमी वो करना है, क्योंकि आप उसमें आगे से उसके उस पैराग्राफ के पीछे वाला भी लिख सकते हो, उस पैराग्राफ के आगे वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपने उस पैराग्राफ तक महदूद नहीं रहना। 4 मार्क्स यहाँ से आपके इजीली आ जाएंगे। इसी तरह तशरीह में भी ऐसे, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास मुसन्निफ़ या शायर का नाम आता है तो लिखें, सॉरी मुसन्निफ़ कह रहा हूँ, शायर या फिर नज़्म का नाम आता है तो लिखें, नहीं आता तो टेंशन नहीं है, तशरीह स्टार्ट कर दें। लिखना कैसे है कि आपने ये थोड़े से शेर लिखने के बाद, मतलब तशरीह लिखने के बाद एक शेर लिख देना है उसमें, फिर थोड़ी सी लिखने के बाद एक तशरीह उसमें शेर लिख देना है।
अगर आपको इससे मिलता-जुलता आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आपने सामने वाली में देख लो या ऊपर-नीचे देख लो, कहीं उसके साथ वाला दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपने ये खुद से कर लेना है नज़म में, और इसमें कोई गाने वगैरह नहीं लिखने, ठीक है? फिर गज़ल आ जाती है, तो इसमें आपके पास मैक्सिमम 3, 3.5, 4, मैक्सिमम 4 दे सकता है, वैसे 3.5 या 3 तक इधर आएगा, तो आपके अभी तक 2 मार्क्स कटे हैं। फिर है तशरीह, तो तशरीह में आपके पास ग़ज़लिया, ग़ज़लिया में फुल मार्क्स भी दे देते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ही चीज़ें हैं, तो दोनों को अलग-अलग 2 मार्क्स ऊपर वाले के, 2 नीचे वाले के। ऊपर वाले के साथ आप लिखेंगे जब, तो उसमें आशिक का ज़िक्र कर लें, ठीक है? अल्लाह का ज़िक्र कर लें, इन 2 में से कोई भी ज़िक्र कर सकते हो, और दोनों को मिक्स नहीं करना, अलग-अलग लिखना है, ठीक है? अगर ऊपर आपने आशिक की बात कर रहे हैं तो आशिक ही लिखना है, यानी कि महबूब की बात करें तो महबूब करना है, और अगर अल्लाह की बात करें तो अल्लाह का करना है। फिर आपने यहाँ पे भी अच्छा सा शेर लिखना है, ठीक है? जो कि उसको रेफ़र कर रहा हो, रेफ़रेंस के साथ लिखने हैं आपने। जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास वो मार्क्स कटिंग के लिए कोई चांस नहीं होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है, अच्छा हाँ, इसमें एक एक लॉजिकल बात है कि अगर आपको गाने आते हैं, गाने तो सबको आते हैं, लेकिन जो रेफ़रेंस के साथ आता है वो वो लिख लें। अगर आपके पास मटेरियल कम है तब, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गाने नहीं लिखने आपने, ठीक है? फिर मज़मून में आपके पास 8 नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम, 1 नंबर यहाँ से कटे, अभी तक आपके 2 मार्क्स कटे थे, तो यहाँ पे 3rd मार्क्स भी कट जाएगा। पीछे आपके पास 14 मार्क्स रह गए। रिपोर्ट में आपके पास, अगर आप रिपोर्ट या ख़त लिखते हो, अच्छा रिपोर्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पैटर्न है उसको फ़ॉलो करना है, और अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें एनालिटिक्स भी लिख सकते हो, तो आप उसमें ग्राफ बनाएँ। अगर पाई ग्राफ आता है तो वो बनाएँ, अगर पाई ग्राफ नहीं आता तो आपने हिस्टोग्राम बनाना है। समझ रहे हो? काफ़ी बच्चों के ये भी सवाल होंगे कि सर उर्दू के पेपर में ग्राफ क्यों? कैसे? ठीक है? लेकिन अगर पूरे मार्क्स इसमें भी चाहिए तो आप बनाएँ। इससे मार्क्स कटिंग नहीं होगी, इससे मार्क्स बढ़ाने में जो उसका दिल है ना चेकर का, वो करेगा कि उसको मार्क्स दे दूँ मैं। ओके? इसी तरह यहाँ पे ख़त है, ख़त में आपके पास पूरे मार्क्स आ सकते हैं, रिपोर्ट में आपके पास पूरे मार्क्स उस टाइम आएँगे जब आपने ग्राफ बनाया होगा। अगर आपने रिपोर्ट में ग्राफ नहीं बनाया तो उसमें 1 मार्क्स कट जाएगा, ये कन्फर्म कर लें, ठीक है? अभी तक आपके 3 मार्क्स कट चुके हैं, और मज़मून में जब 1 कटेगा तो 4 हो जाएँगे, तो 71 मार्क्स अभी तक आपके हाथ में हैं। तो मज़मून को कैसे लिखना है? सबसे पहले मफ़हूम और अहमियत, इसमें भी कोई एक हदीस डाल दें, ठीक है? वालिदैन का आपको आती होंगी ना? इसी तरह इस्लाम में वालिदैन के एहतराम का हुक्म, तो इसमें भी आप एक आधी हदीस डाल दें। इसमें हदीस वाली जो थी वो सिर्फ़ एहतराम में लिखनी है, तो एहतराम का वही टॉपिक है हमारे पास। तो इसको आपने यूँ करना है कि फर्स्ट पैराग्राफ 3 पेज दिए होंगे ना वो, तो आपने अगर 2 पेजेज़, ढाई पेज लिख लिए तो आपके 7 से 9 मार्क्स के दरमियान आपको वो मार्क्स देगा। तो मफ़हूम और अहमियत स्टार्ट किया आपने, ये 6-7 लाइन कम से कम गया। फिर इसी तरह इस्लाम, फिर लाइन छोड़ के अगला अगला लिखें, इस्लाम में वालिदैन के एहतराम, उसमें 6-7 लाइन्स लिखी, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हाफ़ पेज तक चला जाता है। तो आपने मेंटेन करके लिखना है कि अगर एक चीज़ आपने एक टॉपिक जो है उस पे 10 लाइनें लिखी हैं तो अगले पे भी 10 लाइनें लिखनी है, 10 से 12 इतनी होनी चाहिए, ठीक है? अगर अगले पे 12 लिखी हैं तो वो जो नेक्स्ट है वो भी 10 से 12 के दरमियान रहना चाहिए। 1-2 लाइन का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ही होना चाहिए, ठीक है? और जो साइंस के करिश्मे हैं वो भी इसी तरह, मफ़हूम और अहमियत, फिर साइंसी इल्म की तरक्की कैसे-कैसे। अच्छा यहाँ पे साइंस के करिश्मे में आपने पीछे वाली ज़िंदगी और आगे वाली ज़िंदगी ये दोनों लिखने हैं, ठीक है? और नुकसानात भी लिखने हैं। अच्छा यहाँ पे सिर्फ़ नुकसानात का ज़िक्र है, आप फ़ायदे भी लिख सकते हो, ठीक है? इस तरह की हेडिंग्स आपने लाज़मी देनी है। ओके, तो इतना सा आपका करने से आपका पेपर में 71 मार्क्स ईज़िली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है?
71 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो आप। 10th और 9th ये दोनों के लिए था। ओके, अल्लाह हाफिज़।